हेलो फ्रेंड्स, आपका फिजिक्स के नेक्स्ट लेक्चर नंबर 6 में स्वागत है। अभी तक हम लोग रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के जो मिरर्स हैं या लाइट के कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ चुके हैं। कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर और उनके यूजेस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। नेक्स्ट अब हम लोग जो इन मिरर से होने वाले जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने की ओर आगे बढ़ेंगे। और जैसा कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कॉन्वेक्स मिरर के कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ा था कि उसके रे डायग्राम्स कैसे बनते हैं या कॉनकेव मिरर में रे डायग्राम्स कैसे बनते हैं, ये सब चीज हमने पढ़ी थी। अब जो हम लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं वो इनके साइन कन्वेंशन के बारे में पढ़ने वाले हैं या ऐसे टॉपिक्स जिनका न्यूमेरिकल में यूज होता है। जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के, उन्हें हम कैसे सॉल्व करेंगे और उनसे रिलेटेड कुछ चीजों के बारे में हम बताएंगे। और कुछ टॉपिक है जैसे मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज या उनका मतलब साइन कन्वेंशन की कैसे, किस डायरेक्शन में हम लोग को साइन पॉजिटिव लेना है या किस डायरेक्शन में साइन निगेटिव लेना है, ये सब चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस लेक्चर में। तो चलिए शुरू करते हैं। जो सबसे पहला टॉपिक हमारा आता है साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। कैसे स्फेरिकल मिरर में जब हम लोग रिफ्लेक्शन कोई भी इमेज की करते हैं या उसके बारे में पढ़ते हैं तो उसमें किस हिसाब से जैसे कंफ्यूजन होती है कि किस साइड हमें पॉजिटिव इमेज की जो डायरेक्शन है या डिस्टेंस उसे पॉजिटिव लेना है या कब हमें निगेटिव लेना है। तो ये सारे डाउट्स मैं आज आपके क्लियर करूंगा कि कैसे न्यूमेरिकल्स के लिए हम सही तरह से वैल्यूज को पुट कर सकते हैं सही साइन के साथ, जिससे कि हमें आंसर फाइंड करने में कोई डाउट ना हो। चलिए सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है, यही जो मैंने लिया हुआ है कि साइन कन्वेंशन, एक सेकेंड, साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। सबसे पहले हम इसके डिफिनेशन या इसमें जो मेन पॉइंट्स हैं ये मैंने आपके एनसीईआरटी बुक के नोट से एक एक पॉइंट लिया हुआ है, तो आपका इसमें से कोई भी पॉइंट आपके जो एग्जाम के सिलेबस है उससे बाहर का नहीं है। तो आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिए और इस इन टॉपिक्स को अच्छे से समझिए। हाँ, तो शुरू करते हैं। हम इसमें पढ़ेंगे while dealing with reflection of light by spherical mirror we shall follow the set of sign convention called the new Cartesian sign convention। इसमें ये चीज क्या है, हाँ जैसे कि आपने मैथ्स में पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, 9th क्लास में भी पढ़ा होगा और अभी 10th में भी आपने पढ़ा होगा। इसमें हम लोग कार्टेशियन सिस्टम का यूज करते हैं। मैथ्स में आपने कार्टेशियन सिस्टम के बारे में पढ़ा होगा जिसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होती है और उनके बेस पर हम लोग जो है डिस्टेंस या एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट ये फाइंड करते हैं, द ऑर्डिनेट एंड द एब्सिसा। वही उसी सिस्टम का यूज हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के साइन कन्वेंशन में फॉलो करते हैं या उसी सिस्टम का यूज करते हैं। तो इन दिस कन्वेंशन द पोल P of the mirror, in this convention the pole P of the mirror is taken as the origin। जब हम लोग कार्टेशियन सिस्टम में पढ़ते थे तो उसमें आप ध्यान दीजिए वहां पर एक ओरिजिन होता था, पॉइंट ऑफ ओरिजिन, जिसके कोऑर्डिनेट 0,0 होते थे। यहाँ पर वही ओरिजिन हम लोग जो है वो पोल ऑफ द मिरर मतलब P को एज्यूम करेंगे। उसके बाद the principal axis of the mirror is taken as the x axis x dash x of the coordinate system। अब यहाँ पर हमने ओरिजिन तो आपको बता दिया कि पोल ऑफ द मिरर होता है। अब हम लोग जो है यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस किसको डिनोट करेंगे, तो यहाँ पर जो एक्स एक्सिस है उसे हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस को एज्यूम करते हैं। जो हमारे मिरर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में जो हम लोग एक इमेजिनरी लाइन एज्यूम करते थे प्रिंसिपल एक्सिस, जिस पर हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल फोकस, ये सब चीज वहां पर होता था, उसी को हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं एक्स एक्सिस की तरह एज्यूम करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी हो सकता है आपको थोड़ा टिपिकल लग रहा हो, लेकिन जैसे मैं एक एक पॉइंट इसमें एक्सप्लेन करूंगा तो आपको हर एक पॉइंट बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगा। चलिए, द कन्वेंशंस आर एज फॉलोज। द फर्स्ट पॉइंट इसका क्या है, द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर। दिस इंप्लाइज दैट लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट फॉल्स ऑन द मिरर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। सबसे पहले ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड होता है, हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड ही ऑब्जेक्ट जो हमारा उसकी पोजीशन हम लोग को एज्यूम करनी है। या रियल में भी यही है कि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में, तो मतलब ऑब्जेक्ट वर्चुअल नहीं हो सकता है ना, ऑब्जेक्ट तो हमेशा रियल रहेगा, इसलिए हम ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड रखते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑल द डिस्टेंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर।
प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हम कहीं से भी कोई भी डिस्टेंस अगर मेजर करते हैं तो उसकी लेंथ कहां से उसकी डिस्टेंस कहां से मेजर की जाएगी, पोल ऑफ द मिरर से। जैसे कि कार्टेशियन सिस्टम में ओरिजिन पॉइंट होता था जिससे हम लोग चाहे एक्स एक्सिस पे आगे बढ़ते थे चाहे वाई एक्सिस पे आगे बढ़ते थे, हमेशा उसकी डिस्टेंस कहां से मेजर करते थे, पोल से ओरिजिन से मेजर करते थे ना। वैसे ही इस सिस्टम में भी हम लोग कहां से, ओरिजिन हमारा पोल है तो कोई भी डिस्टेंस अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मेजर करनी है तो वो हमारी पोल से मेजर की जाएगी। ठीक है। ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड टू द राइट ऑफ द ओरिजिन along plus x axis are taken positive while those measured to the left of the origin are taken as negative। जो हमारा मिरर है, मिरर के पोल के राइट साइड मतलब मिरर के पीछे वाले की साइड अगर हम लोग कोई भी डिस्टेंस मेजर करते हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव लेना है। समझ में आ गया ना कि जैसे वर्चुअल इमेज हमारी बन रही है 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, तो वहां पर जो हम उसके डिस्टेंस का साइन होगा प्लस या माइनस, तो उसमें हम हमेशा प्लस चूज करेंगे। एक्चुअली प्लस और माइनस इसका जो यूज ही होता है ये डायरेक्शन शो करने के लिए होता है। जैसे आप बचपन से नंबर लाइन पे पढ़ते आ रहे हैं कि अगर राइट साइड हम बढ़ रहे हैं तो उधर हम कौन से साइन का यूज करते हैं, जब हम राइट साइड बढ़ते हैं तो हम लोग पॉजिटिव साइन का यूज करते हैं। और वैसे जैसे जब हम लेफ्ट साइड पढ़ते हैं, लेफ्ट साइड आगे बढ़ते हैं तो हम लोग किसका, निगेटिव साइन का यूज करते हैं। सेम वैसे ही जो है हम लोग यहाँ पर इनके रूल पढ़ेंगे। मतलब अगर राइट साइड बढ़ते हैं तो वो हमारा पॉजिटिव डिस्टेंस ली जाती है, और अगर लेफ्ट साइड हमें मेजर करना है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव डिस्टेंस। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। डिस्टेंस मेजर्ड परपेंडिकुलर टू एंड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव प्लस वाई एक्सिस, मतलब ऊपर की ओर। जब भी हम प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की ओर बढ़ेंगे तब भी पॉजिटिव डिस्टेंस ली जाएगी। ठीक है ना। ऐसे कार्टेशियन सिस्टम में आप याद कीजिए जब वाई एक्सिस में ऊपर की ओर बढ़ते थे तब क्या होता था, पॉजिटिव वैल्यू लेते थे वाई की, और अगर नीचे की ओर जाते थे तो निगेटिव वैल्यू लेते थे। फर्स्ट, डिस्टेंस मेजर्ड परपेंडिकुलर टू एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस नेगेटिव आर टेकन एज नेगेटिव। अगर नीचे की ओर जाएंगे तो हमेशा हम लोग क्या, तो पोल के अगर नीचे की ओर डिस्टेंस मेजर करेंगे तो वो हमेशा निगेटिव डिस्टेंस मेजर करेंगे। आप लोग सिंपली भी जानते हैं, जैसे कोई चीज मान लीजिए आप ज्यादा हाइट पे जाते हैं तो जब आप ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो आपकी जो हाइट है वो प्लस में ली जाती है, और वही चीज अगर कोई चीज आप नीचे भी जाते हैं तो वहां पे वो क्या हाइट, वो जो मेजर की जाती है जितनी भी आप नीचे नीचे तक जाते हैं उसे माइनस में लिया जाता है। ऐसा जानते हैं ना, जैसे आप कहीं भी किसी मॉल में या किसी बड़ी जगह जाए, अगर आप ग्राउंड फ्लोर से ऊपर की ओर जाते हैं जो आपके लिफ्ट में जो जितने भी फ्लोर्स लिखे होते हैं वो प्लस में शो करता है, और वहीं अगर ग्राउंड फ्लोर से नीचे बेसमेंट की ओर जाते हैं तो वही लिफ्ट में सारे जो फ्लोर होते हैं वो -1 -2 -3 करके रहते हैं। तो इससे साफ साफ समझ में आता है कि अगर हम लोग ऊपर हाइट की ओर बढ़ते हैं तो साइन हमेशा प्लस में लेना है, और अगर नीचे की ओर बढ़ते हैं या मतलब कोई भी डिस्टेंस नीचे की ओर मेजर करते हैं तो साइन माइनस में लेना है। अगर लेफ्ट जाते हैं तो साइन माइनस में लेना है, अगर राइट जाते हैं तो साइन प्लस में लेना है। इसका मतलब राइट एंड upward we use the plus sign of the sign convention, okay, and if we goes down or left side we should use the negative sign, okay। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। मिरर फॉर्मूला ये क्या चीज होता है, अभी जो हमने आपको डिस्टेंस सारी मेजर करने की वैल्यू जो इसके बारे में बताया उसका यूज हम लोग मिरर फॉर्मूला में ही करते हैं, जो वैल्यू होते हैं 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है। और इसके साथ साथ हम एक टॉपिक मैग्निफिकेशन भी आज अपने उसमें लेक्चर में कवर करेंगे, ये क्या होता है। चलिए सबसे पहले ठीक है, मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। इन अ स्फेरिकल मिरर the distance of the object from the pole is called the object distance small u। हमेशा पोल से ऑब्जेक्ट तक की जो डिस्टेंस मेजर हम लोग करते हैं उसे डिस्टेंस और उसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं, और इसको हम लोग u से डिनोट करते हैं, स्मॉल u से। ओके, द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड द इमेज डिस्टेंस। और जो इमेज की डिस्टेंस होगी पोल से वो उसे हम इमेज डिस्टेंस कहेंगे, और इसको हम किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल v से डिनोट करेंगे। उसके बाद you already know that the distance of the principal focus from the pole is called the focal length।
और हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि जो डिस्टेंस मेन प्रिंसिपल फोकस की जो डिस्टेंस होती है मिरर के पोल से, उसे हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं, और इसे स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं. There is a relationship between these three quantities given by the mirror formula, which is expressed as 1 upon f is equals to 1 upon v plus 1 upon u, या 1 upon v plus 1 upon u is equals to 1 upon f. मतलब जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, जो इमेज की डिस्टेंस है, और जो फोकल लेंथ है, इन तीनों के बीच में ये रिलेशन होता है. और इसी का यूज हम लोग इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स में करने वाले हैं. मैक्सिमम केसेस में हम लोग इन्हीं फॉर्मूलाज का यूज करेंगे, चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे कॉनकेव मिरर हो. ओके, चलिए, तो फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन एफ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू. ओके, this formula is valid in all situations for all spherical mirrors for all positions of the object. You must use the new Cartesian sign convention while substituting numerical values of u, v, f and r in the mirror formula. और यहाँ पर क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय आपका साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग साइन का लेना बहुत ज्यादा कंपलसरी होता है. अगर आप इसमें सही डायरेक्शन में या सही साइन का यूज नहीं करते हैं, वहां पर आपका तुरंत ही क्वेश्चन गलत हो जाएगा. ओके, और उसका कभी भी एक्यूरेट आंसर आपको नहीं मिलेगा. चलिए, पहले हम यहाँ फिगर में देख लेते हैं एक बार कि कैसे इनका यूज करते हैं. जैसे मैंने अभी तक आपको वर्बली बताया, लेकिन डायग्राम में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पोल ऑफ द मिरर है उसे जो है बिल्कुल ओरिजिन के तौर पे माना गया है इस कार्टेशियन सिस्टम में. और जब भी हम राइट वर्ड बढ़ रहे हैं तो डिस्टेंस टुवर्ड्स द राइट इज पॉजिटिव, डिस्टेंस टुवर्ड द लेफ्ट इज एज नेगेटिव, और the height upwards is positive and the height downwards is negative. ओके, और जो मिरर है उसे हम लोग एज अ वाई एक्सिस डिनोट कर रहे हैं. ठीक है ना, उसके मतलब जैसे उसके डायरेक्शन ऊपर की ओर बढ़ते जाएंगे वैसे हमारी हाइट बढ़ती जाएगी, तो मतलब वैल्यू पॉजिटिव रहेगी. मतलब जब भी हम ऑब्जेक्ट की हाइट को मेजर करेंगे, वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रहता है ना, हाइट अगर उसकी मेजर करेंगे तो पॉजिटिव, अगर उसकी उल्टी इमेज बन रही है तो उसकी लेंथ निगेटिव ली जाएगी. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. हाँ, अब उसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक, मैग्निफिकेशन. इसका भी हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा मेन रोल रहता है. मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय स्फेरिकल मिरर्स गिव द रिलेट, एक सेकेंड हम पेन चेंज कर देते हैं. मैग्निफिकेशन इज प्रोड्यूस्ड बाय स्फेरिकल मिरर gives the relative extent to which image of the object is magnified with respect to the object size. इसका मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है, जैसे मैग्नीफाई करना या मैग्नीफाइंग ग्लास, ये सब चीज का आपने कभी यूज किया ही होगा. इसका मतलब क्या होता है, जब हम ऑब्जेक्ट, हम लोग ऐसे देखते हैं कि जो ऑब्जेक्ट की इमेज है वो बड़ी या छोटी दिखाई देती है, तो वही चीज है मैग्निफिकेशन जो इसमें है. प्रोड्यूस्ड बाय स्फेरिकल मिरर गिव आउट द रिलेटिव एक्सटेंट टू द विच द हाइट द इमेज ऑफ द एन ऑब्जेक्ट इज मैग्निफाइड विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट साइज. मतलब जो ऑब्जेक्ट की साइज है उसके अकॉर्डिंग जो इमेज की साइज है उसका रिलेशन हम लोग इसमें समझते हैं. ठीक है ना, कि उसमें कितने गुना ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनी है उसकी हाइट उसके कितने गुना बढ़ गई है या कितने गुना कम हो गई है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं. It is expected at the ratio of the height of the image to the height of the object. It is usually represented by the letter m. इसमें जो है हम लोग रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं. मतलब दोनों की हाइट का रेशियो निकालते हैं, तो ये हमारा मैग्निफिकेशन फाइंड हो जाता है. और इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, स्मॉल लेटर m से डिनोट करते हैं. कोई भी कंफ्यूजन नहीं है. अगर फोकल लेंथ है तो उसे f से डिनोट करेंगे, अगर इमेज की लेंथ है, सॉरी इमेज के डिस्टेंस पोल से मेजर कर रहे हैं तो स्मॉल v का यूज करेंगे. अगर ऑब्जेक्ट की लेंथ का मेजरमेंट हम लोग कर रहे हैं या ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस का पोल से मेजरमेंट कर रहे हैं तो वो हमारा u रहेगा. ठीक है, if h is the height of the object and h dash is the height of the image, then the magnification m produced by spherical mirror is given by m is equals to height of the image upon height of the object. ठीक है, यहाँ पर आप फॉर्मूला देख पा रहे हैं कि जो मैग्निफिकेशन है वो क्या है, बस हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट का रेशियो. अगर हम लोग हाइट ऑफ द जो इमेज है उसे h डैश ले लेते हैं, तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है और वो मान लीजिए h है, तो h डैश अपॉन h हमारे जो मिरर है उसके मैग्निफिकेशन को रिप्रेजेंट करेगा. क्लियर ना.
The magnification is also related to the object distance u and image distance v. It can be expressed as, अब ये क्या चीज है, जैसे हम लोगों ने हाइट के रेशियो के बारे में पढ़ लिया मैग्निफिकेशन का, वैसे ही सेम ये ऑब्जेक्ट और इमेज की जो पोल से डिस्टेंस है उसके बेस पर भी एक रिलेशन रिप्रेजेंट करता है, जो कि हमारा क्या है कि मैग्निफिकेशन m इज इक्वल्स टू एच डैश अपॉन एच, ये तो हमने अभी पढ़ लिया, इज इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू। माइनस वी अपॉन यू भी मैग्निफिकेशन m की एक वैल्यू होती है जो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस और पोल से जो इमेज के डिस्टेंस है इसको रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, हाँ आगे बढ़ते हैं। You may note that the height of the object is taken to be positive as the object is usually placed above the principal axis. यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट की हाइट है हम इसको हमेशा पॉजिटिव ही मैक्सिमम केसेस मिलेंगे, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही ऑब्जेक्ट रखा रहता है, और अगर प्रिंसिपल एक्सिस के कोई भी ऑब्जेक्ट कोई भी चीज ऊपर है तो उसके हमेशा साइन कैसा लेंगे, पॉजिटिव साइन लेंगे। वेरी गुड। द हाइट ऑफ द इमेज शुड बी टेकन एज पॉजिटिव फॉर वर्चुअल इमेज। अगर वर्चुअल इमेज है तो क्या होगा, हाइट ऑफ द इमेज, जो इमेज की हाइट है वो भी हमारा क्या पॉजिटिव ही रहेगी, क्योंकि मैंने आपको रे डायग्राम्स में बताया बनाया हुआ है, चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे कॉन्केव मिरर हो, और जब सीधी इमेज कब बन रही थी, जब इमेज जो है वो वर्चुअल बन रही थी, मतलब जो इसका जो पोल है पोल के राइट साइड में बन रही थी, मतलब मिरर के पीछे बन रही थी। ठीक है, तो अगर वर्चुअल इमेज बनती है तो उस केस में हम v की वैल्यू भी हमेशा पॉजिटिव लेंगे। However, it to be taken as negative for real image, और रियल इमेज लेफ्ट साइड में होती है, और लेफ्ट साइड में, और हर केस में अगर लेफ्ट साइड में इमेज रही है तो नीचे रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे रही है, तो उसमें हम लोग दोनों केसेस में निगेटिव वैल्यू लेंगे। The negative sign in the value of the magnification indicates the image is real. अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर निगेटिव आती है तो इसका मतलब होगा कि इमेज जो है वो रियल है। A positive sign in the value of the magnification indicates the image is virtual. अगर आपको इमेज की जो डिस्टेंस पोल से नहीं दे रखी है, कुछ नहीं दे रखा है, लेकिन मैग्निफिकेशन आपको केवल दे रखा है, तो अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू माइनस में आती है तो इसका मतलब आपको समझ लेना है कि जो इमेज है वो कौन सी है। अगर मैग्निफिकेशन का जो है साइन माइनस में आ रहा है तो इसका मतलब जो इमेज है वो रियल है। ठीक है ना, और अगर उसका साइन पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब जो है उसके जो इमेज बन रही है वो वर्चुअल है। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इस पे आने वाले कुछ क्वेश्चंस के बारे में पढ़ लेते हैं कि कैसे जो है इनके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कराया जाता है। तो उसके कुछ टॉपिक्स, कुछ टाइप के एग्जांपल्स आप कह सकते हैं, वो मैं आपके सामने लेकर आया हूं, जिसमें कि हमारा पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर whose the radius of curvature is 32 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर किसी कॉन्वेक्स मिरर की 32 सेंटीमीटर है तो उसका फोकल लेंथ क्या होगा, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए एक सेकेंड। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते थे, कैपिटल आर। और हम लोग जानते हैं कि चाहे जो कॉन्वेक्स मिरर है उसमें जो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो चाहे फोकल लेंथ हो, ये दोनों हमेशा वर्चुअल होते हैं, मतलब मिरर के राइट साइड में होते हैं, तो इस वजह से इनकी लेंथ भी क्या ली जाएगी, पॉजिटिव ली जाएगी। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस 32 सेंटीमीटर। यहाँ पर आपको इनकी एसआई, इनकी जो यूनिट्स हैं, या एसआई यूनिट हो या मतलब नॉर्मल सेंटीमीटर मीटर, इन सब चीज को कभी भी इग्नोर नहीं करना है, इस पर ध्यान देना है। आर की वैल्यू प्लस 32 सेंटीमीटर है। तो जो हमारा फोकल लेंथ है, मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है, आधी होती है। इसके बेस पे सिंपल फॉर्मूला एफ इज इक्वल्स टू आर बाई टू, और आर बाई टू का मतलब क्या हो गया, 32 अपॉन टू, 32 सेंटीमीटर अपॉन टू, मतलब कितना हो गया, 16 सेंटीमीटर पॉजिटिव। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन। इसमें कह रहा है द कॉन्केव मिरर प्रोड्यूस 3 टाइम्स मैग्निफाइड enlarged real image of an object placed at the 10 centimeter in front of it. Where is the image located? मतलब एक कॉन्केव मिरर से एक इमेज बन रही है जो कि क्या है, जो रियल ऑब्जेक्ट है उससे क्या है, 3 गुना बड़ी है, 3 टाइम्स मैग्निफाइड है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे मिरर से रखा हुआ है, 10 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। तो अब पूछ रहा है कि उसकी इमेज कहां पर रखी होगी। अब देखिए यहाँ पर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आ गया
कि जो ऑब्जेक्ट है वो कितना, सॉरी, जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट के कितने गुना बड़ी है, 3 टाइम्स। अगर 3 टाइम्स बड़ी है तो इसलिए जो m की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। क्लियर है ना? जो ऑब्जेक्ट है वो 3 टाइम्स मैग्निफाइड है, रियल इमेज है। और अगर रियल इमेज हो तो उसको हम क्या करेंगे, माइनस, इसमें जो है माइनस का यूज करेंगे। ओके ना, समझ में आ गया, -3। ऑब्जेक्ट प्लेस u की वैल्यू जो है वो कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर पे दे रखी, तो u की वैल्यू भी हम कितना लेंगे, -10 सेंटीमीटर लेंगे। तो बस अब हम फाइंड कर लेते हैं वो जो इमेज की पोजीशन है, कैसे फाइंड करेंगे, m इज इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला होता है -v/u। ठीक है, अब हम इसके जो इमेज है उसके बारे में पढ़ते हैं, थोड़ा सा स्पेस इधर क्रिएट कर लेते हैं। जो m की वैल्यू है वो -3 दे रखी है, इज इक्वल्स टू, जो v है वो हमको पता नहीं तो -v ऐसे ही रहेगा, अपॉन में u की वैल्यू है -10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर जो -3 इज इक्वल्स टू माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा ये, तो v/10 बचा, और v की वैल्यू कितनी हो जाएगी जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, तो -30 सेंटीमीटर। जब ऑब्जेक्ट जो है वो -10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा जाएगा किसी कॉनकेव मिरर के, तो फिर उसकी रियल और बड़ी इमेज कहां पर बनेगी, -30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर बनेगी। अब देखिए हमने मैग्निफिकेशन की वैल्यू हमने निगेटिवली, क्यों, क्योंकि रियल इमेज बन रही थी, और रियल इमेज बन रही थी तभी देखिए v की वैल्यू भी -30 सेंटीमीटर, मतलब रियल आई। ठीक है ना, अगर v की वैल्यू माइनस है तो इसका मतलब वो जो रियल, जो इमेज है वो क्या है, रियल है, और मिरर के सामने रियल में मिल बन रही है। ठीक है ना, चलिए वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज is placed at 25 centimeter in front of a concave mirror of a focal length 15 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट जिसकी हाइट 4 सेंटीमीटर है वो एक कॉनकेव मिरर के सामने 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है, और उसकी जो फोकल लेंथ है वो 15 सेंटीमीटर की। तो at what distance from the mirror should a screen be placed in order to obtain a sharp image? मतलब उस मिरर के सामने हमें किस पॉइंट पर जो है कोई एक स्क्रीन रखनी पड़ेगी कि हमें इमेज की हमें एक शार्प इमेज मिल पाए। इसका कहने का मतलब क्या है, इमेज की पोजीशन हमको बतानी। ठीक है ना, क्योंकि स्क्रीन रखने का क्या मतलब है, स्क्रीन का मतलब यही है कि वहां पर इमेज बनेगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमें इमेज की पोजीशन चाहिए। एंड फाइंड द नेचर एंड द साइज ऑफ द इमेज। इमेज के नेचर और उसके साइज के बारे में भी बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करने की जरूरत है, जैसे फोकल लेंथ दे रखा है और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दे रखी है, तो यहाँ पर अगर हमें इमेज की डिस्टेंस पता चल जाए तो हम लोग इसे आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो लेकिन मतलब उसका नेचर कैसा होगा, उसका साइज कैसा होगा, तो उसके लिए सबसे पहले हमें किस चीज की जरूरत उसके जो इमेज है उसकी डिस्टेंस के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो हमें जो जो चीज दे रखी है उसे हम पहले लिख लेते हैं। जो ऑब्जेक्ट है उसकी साइज है मतलब h, एक सेकेंड, हाँ, ऑब्जेक्ट की साइज मतलब h जो है वो हमारी दे रखी है 4 सेंटीमीटर। थोड़ा सा राइटिंग जो है वो खराब है। और जो u है वो दे रखा है -25 सेंटीमीटर। -25 क्यों लिया, क्योंकि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमेशा माइनस में ली जाती है, और कॉनकेव मिरर की बात हो रही है तो इसका मतलब इसकी जो फोकल लेंथ है वो भी माइनस में ही ली जाएगी। अब हम लोग सिंपली क्या करेंगे, मिरर फॉर्मूले का यूज करके हम यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ द इमेज फाइंड करेंगे। तो मिरर फॉर्मूला हमारा क्या था, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, इसको फाइंड करते हैं। सबसे पहले चलिए देखते हैं। तो 1/v हमको फाइंड करना है, तो हम क्या करते हैं, इरेज करते हैं। इसमें हम लोग सॉल्व करते हैं, 1/v को एक डायरेक्शन में रखते हैं और ये जो u है उसको हम f के डायरेक्शन में ट्रांसफर कर देंगे। u जो है वो v की तरफ प्लस में था तो उधर गया तो माइनस में हो गया। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। 1/f, f की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/-15,
और जो u की वैल्यू है वो 1/-25। एक ब्रैकेट में हम इसको कर देते हैं। एक सेकेंड। -1 ब्रैकेट में -25। राइटिंग थोड़ा सा है तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज करिएगा। हाँ, इसको सॉल्व करते हैं आगे। ये -1/15 हो जाएगा और +1/25। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 15 और 25 का एलसीएम आप लोग बता सकते हैं कितना होगा? इसका एलसीएम जब आप निकालेंगे तो आएगा 75, क्योंकि 15 5 जा 75 और 25 3 जा 75। ठीक है ना? चलिए ठीक है। अब यहाँ पर -5 और +3 हो जाएगा, तो जो 1/v की वैल्यू आएगी हमारी वो क्या आएगी? -2/75। और इसको अगर रेसिप्रोकल करते हैं तो 75/-2। तो आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर कितना आ जाना चाहिए, बता सकते हैं आप लोग? चलिए, तो हम इसका जो फाइनल आंसर है उसके बारे में पढ़ेंगे। क्या आएगा इसकी वैल्यू? v की वैल्यू अगर डिवाइड करते हैं इधर तो आएगा -2 3 जा 6 एंड 2 से जब 75 को कट किया तो 2 3 जा 6 एंड 1 कैरी उधर 2 7 जा 14.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो इमेज की जो डिस्टेंस आ गई मिरर से तो वो कितनी होगी? -37.5 सेंटीमीटर। अब हम एक बार रे डायग्राम जैसे हमने पढ़ा था उसके बेस पे समझ लेते हैं। इसकी जो फोकल लेंथ है वो 15 सेंटीमीटर पे है, मतलब इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर पे बनेगा। और अब देखिए जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो रही है, सेंटर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है या सेंटर ऑफ कर्वेचर है और जो प्रिंसिपल फोकस है इसके बीच में ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस आ रही है। क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर पे है, फोकल लेंथ हमारा 15 सेंटीमीटर पे है, तो ऑब्जेक्ट कहां पर होगा? ऑब्जेक्ट हमारा 25 सेंटीमीटर पे, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। और हमने आपको पढ़ाया था कि जब कॉनकेव मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट हो तो उसकी एक इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बड़ी साइज की बनती है। तो यहाँ पर देखिए जो v की वैल्यू आई है वो -37 आई, मतलब -30 से ज्यादा है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनेगा। तो अगर आप इससे जो नेचर और साइज के बारे में पूछे तो इसका नेचर क्या हो जाएगा? रियल एंड इन्वर्टेड। नीचे की ओर इमेज बनेगी ना, तो रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज जो है, अब हम लोग इसको फॉर्मूला से, मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला से इसका हम साइज निकाल लेते हैं। तो अगर आपने ये नोट कर लिया तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। और अब हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे इसका साइज निकाला जाए। तो ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो दे रखी है 4 सेंटीमीटर, और जो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है पोल से वो है -25 सेंटीमीटर, और जो इमेज की डिस्टेंस आई है वो -37.5 सेंटीमीटर है। तो यहां पर अगर हम फॉर्मूला का यूज करते हैं m इज इक्वल्स टू -v/, इसमें जो है u, तो इसमें से देखिए हमें h की जरूरत नहीं भी पड़ेगी और फाइंड कर सकते हैं। चलिए, m की वैल्यू यहाँ पर जो है हम लोग h' पुट करेंगे। h' तो आपको याद होगा ना, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था अभी जस्ट। तो हाइट h' हमको पता नहीं, इमेज की हाइट, और ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो है 4 सेंटीमीटर। यहाँ पर इज इक्वल्स टू -v की वैल्यू 37.5 अपॉन जो u की वैल्यू है वो -25। ठीक है ना? ओके। और यहाँ पर जो v की वैल्यू है वो पहले से माइनस है और एक माइनस फॉर्मूले में भी था, तो हम यहाँ पर दो माइनस लगा देते हैं। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा इधर स्पेस क्लियर कर लेते हैं। हाँ,
जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो h/4 इज इक्वल्स टू प्लस 37.5/4 हो जाएगा माइनस के 25 और पॉइंट हटाते ही नीचे क्या बढ़ जाएगा, 0 बढ़ जाएगा, 250 हो जाएगा। देन h इज इक्वल्स टू h डैश सॉरी हाइट ऑफ द इमेज h डैश इज इक्वल्स टू 375 इंटू 4/-250। चलिए सॉल्व करते हैं। 5 से कट किया तो 5 5 जो 25 0, 5 से यहाँ कट किया तो 5 7 जो 35, 5 5 जो 25, फिर 5 से कट किया 5 10 जो 50, 5 से कट किया 15 आया। कलर चेंज कर लेते हैं पेन का जिससे कि आसानी से समझ में आए। देन इधर ऊपर आ गया 15 4 जो 60 अपॉन नीचे आ गया 10 और कैंसिल आउट करते ही जो h की वैल्यू है, h डैश की वैल्यू वो हमारी कितनी आ गई, माइनस के 6 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट जो इमेज की साइज है वो भी ऑब्जेक्ट से क्या हो रही है, बड़ी बन रही है। समझ में आ गया ना। तो कैसे हम लोग जो है मिरर फॉर्मूलाज का यूज करके और मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला का यूज करके हम लोग कैसे इमेज की साइज या इमेज के जो है डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं मिरर में। ओके चलिए आज के लिए बस इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में अपने, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यहाँ तक अभी हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया बहुत अच्छी तरीके से, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सभी लेक्चर्स को देखें और उन पे अगर आपको समझ में आता है तो उस पर लाइक करिएगा, और अगर कोई भी इशू होता है तो आप क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में उसे जरूर आप उसको पुट अप करेंगे, जिससे कि मैं उन क्वेश्चंस पे जो आपके जितने भी इश्यूज हैं उनको क्लियर कर सकूं। ओके थैंक यू।